अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी को आज की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं किया गया। यूसीसी कैबिनेट में नहीं लाया गया, लिहाजा आज यूसीसी पास भी नहीं हुआ है। कैबिनेट बैठक के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है और यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एक और कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को अब अगली कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इसी कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लाया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट बैठक में यूसीसी को नहीं लाया गया। आज की कैबिनेट में 16 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। राज्य की नई फिल्म नीति पर भी मोहर लगाई गई, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में नए शूटिंग लोकेशन पर 5% की सब्सिडी मिलेगी और राज्य में 5 कलाकारों को फिल्म में रखने पर 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में सिनेमा हॉल खोलने पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है, छोड़ो। आज परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग कर, बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। पौड़ी में पुष्कर सिंह धामी ने रांसी स्टेडियम से कंडोलिया तक मेगा रोड शो किया। मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, चारों तरफ लोग नजर आए। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी पर फूलों की बारिश का अभिनंदन भी किया। वहीं रोड शो से पहले सीएम धामी ने रांसी स्टेडियम में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया था, जहां पर सीएम ने 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी सम्मेलन में शिरकत की थी और मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट उन्हें मिल चुका है और जल्दी उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। ये समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होगा। संहिता उत्तराखंड देवभूमि से देश को बनाने का काम होगा। देवभूमि से पूरे अन्य राज्यों के लिए हमारी अपेक्षा होगी कि हम इस कानून को यहाँ पर आने वाले विधानसभा के सत्र में विधेयक के रूप में लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति के उत्थान के लिए, सबके लिए समान कानून के लिए एक्ट बनाने का काम बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। देहरादून के अस्पताल में भर्ती तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की तबियत अब पहले से बेहतर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में भर्ती जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही सीएम ने अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि सीने में दर्द और साथ ही सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया था। उनके सीने में संक्रमण का पता चला है और डॉक्टर के मुताबिक जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबियत अभी पहले से काफी बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। वहीं रामभद्राचार्य की तरफ से वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी सेहत अब पहले से बेहतर बता रहे हैं। सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मेरे कथा के रसिक श्रोता, बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, विधाता की नियत कुछ और होती है और व्यक्ति का चिंतन कुछ और। इस बार कुछ ऐसा ही हो गया। मैं तो कोई कथा क्रम कैंसिल नहीं करता, पर इस बार विगत समय में शारीरिक श्रम इतना अधिक हुआ मुझे कि अब मुझे थोड़ी देर तक शरीर को विश्राम देना पड़ेगा। श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनको छाती में संक्रमण की
इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए है। कुल मिला के कोई भी चिंता वाली बात नहीं। 4 फरवरी यानी कि हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ा जाना है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है जिसे देखकर सब हैरान है, क्योंकि मस्जिद और मदरसों को बचाने पहुंचे मस्जिद समुदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को न तोड़ने की मांग को लेकर सरकारी अधिकारियों से मिले, लेकिन इसी बीच ये आपस में भिड़ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में मुलानाओं ने समझाने पर मामला शांत हुआ। दरअसल नगर निगम ने मलिक का बगीचा इलाके में बड़ी जमीन को भूमाफिया से छुड़ाया है और इसी जमीन पर अवैध मस्जिद और मदरसा बने हुए हैं। लिहाजा मस्जिद और मदरसा को पूर्व में 2 दिन पहले जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है, हम लोग सब इमाम लोग बैठे हैं आज आकर कि मस्जिद और मदरसे में किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो। मस्जिद हम लोगों का मजहब है, हिस्सा है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते हैं। फ्रीहोल्ड की कार्रवाई की जा सकती है। और जहाँ तक इस संपत्ति का विषय है, तो इस संपत्ति में अगर वो आए होते, वो कुछ कहा होता तो उसे जरूर सुना जाता। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमेशा जब हम सरकारी संपत्तियों पर को कब्जा लेने का, संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कोई न कोई एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी के इस इलाके में कुछ दिन पहले अवैध कब्जा हटाया गया था और अब वहीं पर गौशाला बनाई जानी है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इसके भी विरोध में आ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब सील करा दूंगा मैं, कागज नहीं निकालोगे, बता रहा हूँ मैं। दादागिरी हो गई, करोड़ों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पे। हल्द्वानी में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और इन मुस्लिम महिलाओं के बीच की गहमागहमी एक गौशाला को लेकर है, जिसे नगर आयुक्त जवाहर नगर के उस नजाकत खान के बगीचे में बनाना चाहते हैं, जिसे भूमाफिया से नगर निगम ने 2 दिन पहले ही छुड़वाया है। लेकिन नगर निगम ने इस जमीन पर जैसे ही गौशाला का काम शुरू किया, आसपास की मुस्लिम महिलाओं ने विरोध का डंडा उठा लिया। इनकी मांग है कि यहाँ गौशाला किसी भी कीमत पर ना बनाई जाए, जबकि नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाने का काम रोकने को तैयार नहीं। बाकायदा नगर आयुक्त तो विरोध को एक साजिश का हिस्सा करार दे रहा है। और यहाँ गोवंश रहेंगे, गोवंश भी सुरक्षित होंगे, लोग भी सुरक्षित होंगे। सड़कों पर जानवर लोगों को मार रहे हैं, मुझे लगता है 100-150 जानवर यहाँ रखे जा सकते हैं, उनको हम रखेंगे। कुछ लोगों ने उनको भड़काया है, जो यहाँ पर पहले कब्जे की नीयत से लगातार इसको ज़मीन को बेचने का काम कर रहे थे। ऐसी मैंने गोपनीय जांच कराई, कुछ पुलिस के लोगों ने बताया, कुछ अन्य हमारे कर्मचारियों ने बताया कि महिलाएं जो वहाँ पर आई हैं विरोध करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमको तो ये बताया गया, हमको तो वो बताया गया। उनको कहा गया कि जानवर बहुत शोर मचाते हैं, उनसे बीमारियाँ फैल जाती हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही नगर निगम ने भूमाफिया के कब्जे से ये 2 एकड़ का मैदान खाली करवाया था, लेकिन भूमाफिया अभी भी इस जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम 6 महीने के लिए अस्थायी गौशाला बनाकर इस मंसूबे पर पानी फेर रहा है। इसीलिए स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर भूमाफिया साजिश पर साजिश रच रहा है, ताकि मामले को कानूनी रूप से उलझाया जा सके। लेकिन नगर आयुक्त यहाँ अस्थायी गौशाला बनाने पर अड़े हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार की बीएचईएल की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाया है। हरीश रावत ने कहा कि सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राज्य सरकार की नजर भेल की जमीन पर है। बीएचईएल को नुकसान न पहुंचे, यदि बीएचईएल की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ बीएचईएल के साथ नहीं होने देंगे।
लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए अंकिता भंडारी केस, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे तैयार कर रही है, जबकि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अल्मोड़ा सहित सभी लोकसभा में चुनाव के लिए स्थानीय स्तर पर भी मुद्दे तैयार कर रही है, जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। बीजेपी महिलाओं को लखपति सहित कई योजनाओं का लाभ दे रही है, जबकि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई और राज्य को ग्रीन बोनस नहीं मिलने का मुद्दा तैयार कर रही है। हमारा सवाल है बेरोजगारी, हमारा सवाल है गरीबी, हमारा सवाल है राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों वापस नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी राज्य में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि सहित कई विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने और कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए उन मुद्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं है। लोकसभा का शंखनाद होने में कुछ समय ही बचा है, लेकिन बीजेपी बूथ स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच रही है, तो कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियों की लिस्ट तैयार कर जनता के बीच जाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों की चुनावी रणनीति कितना फायदा पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर सीएम धामी ने बधाई दी है और सीएम धामी ने कहा है कि यह हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि हम सभी के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि आडवाणी जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष होने के साथ ही शुचिता के प्रतीक हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आडवाणी जी ने देश के लिए अपने को लगाया है, हमेशा संघर्ष किया है। देश के अंदर अनेक चीज़ों को उन्होंने अपने समय में शुरू किया है, कुशल संगठन करता रहे हैं और भारत माँ के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज उनको भारत रत्न मिला है, हम सब उनको बधाई देते हैं। नैनीताल के तल्लीताल धर्मशाला की पार्किंग में 12 गाड़ियों के शीशे अराजक तत्वों ने तोड़ दिए। इन सभी गाड़ियों के शीशे बड़े पत्थरों से तोड़े गए। इससे पहले भी 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। वहीं पुलिस थाने के करीब हुई इस घटना के बाद में पुलिस भी सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस जांच की बात कर रही है। बागेश्वर में यूपीसीएल ने 25 लाख रुपए से अधिक के बिल का भुगतान नहीं करने वाली अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी का कनेक्शन काट दिया है। इसके साथ ही 35 अन्य घरेलू कनेक्शन भी यूपीसीएल ने काटे हैं। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर यूपीसीएल नोटिस देकर लगातार कार्रवाई कर रहा है और जिले में कंपनी के अलावा शिक्षा विभाग, नगरपालिका के साथ ही कई विभाग भी बड़े बकायेदार हैं। यूपीसीएल ने बताया कि 20 फरवरी से पहले समय पर भुगतान नहीं होने पर बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सबसे बड़ा बकायदा था 25 लाख रुपए का, तो उसका कनेक्शन 3 दिन पहले काट दिया है। और जो छोटे जो घरेलू बकायेदार हैं 20,000 के, 30,000 के, 50,000 के, उनके भी हम लोगों ने करीब 30-35 कनेक्शन काट दिए हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं मौसम की। तो पहाड़ पर बारिश और साथ ही बर्फबारी का एक बार फिर से अलर्ट जारी हुआ है। आज देर रात तक एक बार फिर से मौसम फिर से बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और साथ ही टिहरी समेत कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी की है।
उत्तरकाशी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही हर्षल घाटी में स्नोफॉल हो रहा है, तो वहीं पर बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से सामने आई हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रद्धालु बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से सड़कों पर आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे भारी बर्फबारी के चलते बंद है, जिसे बीआरओ की मशीनों से खोला जा रहा है और सूखी से लेकर गंगोत्री और साथ ही बॉर्डर तक भारी बर्फबारी होने से फिसलन और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान हैं। चमोली में बर्फबारी के बाद में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद पड़ा हुआ है, जिसे खोलने का काम बीआरओ की टीम कर रही है। हाईवे पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे 4 जेसीबी मशीन लगातार साफ कर रही हैं और बद्रीनाथ तक बर्फ जमने के बाद में हाईवे बाधित है। वहीं रुक रुक कर हो रही बर्फबारी काम में परेशानी खड़ी कर रही है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।